हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में बात करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों का गठन जो है वह किस तरीके से हुआ है। इन राज्यों के गठन के लिए जो है क्या नियम जो है हमारे संविधान में बनाए गए हैं, कहाँ पर जो है राज्यों के गठन से संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए हैं। तो इन सभी के विषय में जो है आज के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। आपको जो है पता है कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है ये राज्य जो है वह गठित हुए हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न तो यही है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो है हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। यहाँ से जो है प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न जो है वह बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न बनता है सबसे पहले तो यही बनता है कि भाग 1 क्या भाग 1 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक। संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार बन चुका है, तो इसलिए जो है इतना आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको संविधान में जो भाग हैं उन सभी भागों को याद करना होगा। रही बात अनुच्छेद की कि 395 अनुच्छेद, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो उन अनुच्छेदों को कैसे याद करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो अनुच्छेद मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी, तो बहुत ही आसानी से उन अनुच्छेदों को आप लोग याद कर लेंगे। और अगर उतना अनुच्छेद आप लोग याद कर लेंगे तो परीक्षा में उससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आइए टॉपिक पे चलते हैं और बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में। और इसका वर्णन बात करें कि कहाँ किया गया है संविधान में, तो इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। अब एक एक अनुच्छेदों को देखेंगे कि आखिर एक एक अनुच्छेदों में क्या क्या बातें जो है वो कही गई हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 1, क्या अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 1 सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में जो है क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, राज्यों का संघ यूनियन होगा, ठीक। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो भारत अर्थात इंडिया, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश के लिए जो है स्टार्टिंग के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। मतलब ये कि हमारे देश की 2 नाम हैं, कौन कौन से, भारत और इंडिया। कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिलता है हिंदुस्तान, और अक्सर कर क्या है कि ये जो शब्द मिलता है तो ये शब्द मूवी में, फिल्मों में जो है ये शब्द बहुत प्रयोग होता है। हिंदुस्तान, वो क्या कहते हैं ना, तुम खीर मांगोगे तो नहीं, तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और तुम कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो ये जो मूवी है, इस मूवी के डायलॉग में जो है, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, इसमें जो है बहुत बार जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि बात करें हिंदुस्तान शब्द की तो ये एक विशेष धर्म से संबंधित है, किससे, हिंदू धर्म से संबंधित है। और आप हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही पढ़ चुके हैं कि हमारे देश का जो है, हमारा जो देश है वो एक धर्म निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे देश के लिए जो है सभी धर्म समान है। तो इस वजह से जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है हमारे देश के लिए नहीं किया गया है। हमारे देश के लिए
भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ में क्या कहा रहा है कि यह अनुच्छेद कि भारत जो होगा वह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। मतलब कि ये जो भारत का निर्माण हो रहा है यह कई राज्यों से मिल करके बनेगा, और जो कई राज्यों से मिल करके एक संघ बनेगा वही संघ जो होगा वो भारत होगा। इसके अलावा मैंने अंग्रेजी में यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। यूनियन क्यों किया, कुछ तो लॉजिक होगा। संघ को ही तो अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं, तो फिर मैंने अलग से क्यों लिखा। तो आपको बताएं कि संघ जो होते हैं, अगर पूरी विश्व की बात करी, अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करी, तो संघ के लिए दो शब्द आपको देखने को मिलेगा, एक यूनियन और दूसरा फेडरेशन। यूनियन ऑफ फेडरेशन। हमारे अन्य देशों या हमारे देश के संविधान की बात करें, सभी देशों के संविधानों की बात करें, तो वहाँ पे दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक यूनियन और दूसरा फेडरेशन। यूनियन का मतलब होता है कि ये जो संघ है, इस संघ से जो है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और वहीं जिस देश की संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया होता है, उसका मतलब ये होता है कि यह एक संघ है, और यह जो संघ बना है ये क्या है कि ये समझौते का परिणाम है। और आपको पता है कि जब किसी भी चीज के लिए समझौता किया गया हो तो ऐसे में कभी न कभी तो समझौता टूट ही जाता है। इसीलिए क्या है कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने पहले ही ये चीज लिख दिया कि हमारे देश का जो संघ है, जो राज्यों से मिलकर के संघ बन रहा है, एक बार इस संघ में जो भी शामिल हो गया उसे अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब कि अब बात करें अब हमारे देश में जो है बंटवारा संभव नहीं है, हमारे देश का बंटवारा नहीं है हो सकता है। आपको पता है कि हमारे देश से अलग हुआ जो देश है वो पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान का जो है 1947 में बंटवारा हो गया था। तो इसीलिए जो है बात करें, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अगर कोई राज्य जो है अलग से अपना देश बनाना चाहे, उत्तर प्रदेश सोचे कि हम अलग से अब देश बनाएंगे, मध्य प्रदेश सोचे कि हम अलग से देश बनाएंगे, तो ऐसी व्यवस्था ही हमारे संविधान में कर दी गई है कि अब जो है राज्य जो है, क्षेत्र जो है वो भारत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो है राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और हमारे देश के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया। ठीक, अब बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन का भी एक एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को। एक समय जो है पूर्व सोवियत संघ नाम का देश हुआ करता था। कौन सा देश? पूर्व सोवियत संघ। ठीक, एक समय पूर्व सोवियत संघ नाम का देश हुआ करता था, और इस देश के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। और मैंने बताया कि फेडरेशन का मतलब होता है कि यह जो समझौता है, यह जो संघ है, एक समझौते का परिणाम है। और ऐसा ही हुआ, समझौता जो है, इस देश का समझौता जो है वह टूट गया। और जब टूटा तो यह देश जो है कई देशों में बंट गया। एग्जाम्पल दे कि इस देश से निकले हुए देश कौन से हैं, तो इस देश से जो है जो सबसे बड़ा देश निकला वो है रूस, उसके बाद यूक्रेन, रूस से छोटा जो है यूक्रेन, जो अभी हाल फिलहाल में जो है बहुत ही चर्चा में। अभी तो टीवी न्यूज़ में जो है कम दिखा रहे हैं रूस और यूक्रेन के विषय में। आज से 6 महीने की बात करें, 6 महीने पहले की बात करें, तो उस समय तो रूस और यूक्रेन जो है वो छाए हुए थे। तो रूस और यूक्रेन जो है दोनों जो है इसी पूर्व सोवियत संघ से ही निकले हैं। इनके अलावा भी कई सारे देश हैं जो इन देश से अलग हुए। कौन कौन से? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये सभी कंट्री जो है वो पूर्व सोवियत संघ के ही पार्ट हैं जो अलग हुए। तो इसीलिए क्या है कि हमारे देश में पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि ताकि राज्य जो हैं वो अलग ना हो सके। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 2 की कि अनुच्छेद 2 जो है वो क्या कहता है। क्या बात करेंगे अनुच्छेद 2। ठीक, किसकी बात करेंगे? बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। ठीक, अनुच्छेद 2 जो है वो कहता है कि नए राज्यों की स्थापना करना हो या किसी क्षेत्र का जो है हमारे भारत संघ में प्रवेश करना हो,
ऐसे संबंध में जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, संसद जो होता है, संसद के 3 अभिन्न अंग है। मतलब ये कि संसद द्वारा जो कोई भी नियम बनाया जाएगा तो इन 3 जो अभिन्न अंग है, तीनों अभिन्न अंगों में पास होना अनिवार्य है, तभी जो है कोई नियम और कानून जो है वह बन सकता है। 3 अभिन्न अंग कौन से हैं? एक लोकसभा, बात कर रहे थे संसद की, ठीक। तो संसद की जो है 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तो कोई भी नियम कानून बनाना हो जो संसद बनाती है तो वो इन तीनों जगह जब पास होती है तभी वह नियम कानून बनाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 2 की बात करें कि अनुच्छेद 2 जो है वह क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि किसी नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नए राज्यों की स्थापना या उससे संबंधित जो है किसी भी प्रकार का नियम या कानून बनाना है तो यह नियम और कानून कौन बनाएगा? तो यह बनाएगा संसद, ठीक। तो ये रहा अनुच्छेद 2। अब बात करेंगे अनुच्छेद 3 की कि अनुच्छेद 3 जो है वह क्या कहता है। तो किसकी बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 3। किसकी बात करने जा रहे हैं? अनुच्छेद 3 की, कि आखिर अनुच्छेद 3 जो है वो क्या है, ठीक। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि किसी भी नए राज्य की स्थापना करना हो या किसी राज्य की नाम में परिवर्तन करना हो या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो तो इस तरह का परिवर्तन जो है वह संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। मतलब कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकता है, किसी पुराने राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसी व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 3 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 जो है वह परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है। तो अनुच्छेद 3 जो है आप लोग याद रखिएगा। क्या है कि परीक्षा में जो है कुछ ही अनुच्छेद हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और अगर इन 395 अनुच्छेदों में क ख ग घ भी जोड़ दिया जाए तो इस तरह से आपको लगभग 500 अनुच्छेद मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग उसको जो है 395 अनुच्छेद ही पढ़ते हैं। अब इन 395 अनुच्छेदों में सारे अनुच्छेद याद करना संभव नहीं है, इसलिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं हम उन्हीं को याद करते हैं और इसी से ही हमारा काम चल जाता है। तो आप लोग भी इतना ही याद करिए, 395 अनुच्छेद जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए पहले बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, जहां से प्रश्न बनता है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि किसी नए राज्य की स्थापना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र व सीमा
में परिवर्तन करने का अधिकार अधिकार संसद के पास होगा। ठीक, क्या कह रहा है? किसी नए राज्य की स्थापना करना हो, उसके नाम या क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना हो तो ये अधिकार जो है वह संसद के पास होगा। यहीं से एक बार जो है प्रश्न बना है, हालांकि प्रश्न कई बार बना है, लेकिन क्या प्रश्न बना है इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ। प्रश्न बना ये है कि निम्नलिखित में से किसी नए राज्यों की स्थापना का अधिकार है। तो उसमें 4 विकल्प दिए गए थे, 4 विकल्प में एक विकल्प जो है वो संसद था। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा संसद। तो ये रहा अनुच्छेद 3। अब बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। मैंने बताया कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 जो है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1, 2 और अनुच्छेद 3 पे बात हो चुकी है। आज जो बात करेंगे, अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अनुच्छेद 4 पर। किस पे बात करने जा रहे हैं? बात करेंगे अनुच्छेद 4। किसकी बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 4 की। ठीक, अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो भी संशोधन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ऐसा जो है अनुच्छेद 4 कह रहा है। ध्यान रखिएगा, जो नए राज्यों की स्थापना की जाती है, जैसे कि अभी लेटेस्ट में जो राज्य बना हुआ है वो बना है तेलंगाना राज्य, जो कि 2014 में बना। इसके अलावा और पहले जाए तो सन 2000 में भी 3 राज्य बनाए गए। एक तो आपका बना छत्तीसगढ़, दूसरा बना उत्तराखंड और तीसरा बना झारखंड। तो ये जो नए नए राज्य बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 4 जो कहता है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी संशोधन किए जाते हैं, वो जो है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दरअसल बात करें संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन क्या है? तो देखिए क्या है कि हमारे संविधान में जो है ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई नियम कानून ऐसा है जो अब जो है अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो है उसकी आवश्यकता नहीं रही, या कोई नया नियम कानून बनाना है तो वह संविधान संशोधन के माध्यम से जो है नियम कानून बनाया जाएगा। जैसे आप लोग एक शब्द बोलते हैं ना कि अपडेट करना है, तो वही अगर अपडेट करना है तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम उसे अपडेट कर सकते हैं। और संविधान के लैंग्वेज में बात करें तो अपडेट करने को हम लोग संविधान संशोधन करना बोलते हैं। और ये संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया होती है, और इन तीनों प्रक्रियाओं का उल्लेख की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 368 है जहां पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, तो संविधान संशोधन, ठीक, किसकी बात हो रही है? संविधान संशोधन की, संशोधन बात कर रहे हैं, बात हो रही है संविधान संशोधन की। ठीक है, तो
संविधान संशोधन का उल्लेख बात करें कि कहाँ किया गया है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाए इसका वर्णन जो है वह किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में 3 तरह की जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। ठीक, तो एक साधारण बहुमत के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से, ठीक, साधारण बहुमत के माध्यम से। दूसरा जो है विशेष बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरा जो है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। ठीक, तो इन 3 तरह से जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब ये जो साधारण बहुमत जो है, तो अगर नए राज्य की स्थापना करना हो, किसी नए राज्य की स्थापना करना हो, तो इस के लिए जो है साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जाता है। और बात करें साधारण बहुमत की, तो साधारण बहुमत में जो है 50% प्लस 1 वोट जो है वह मिलना चाहिए। कितना वोट मिलना चाहिए? 50% प्लस 1 वोट। तो इसके द्वारा ही जो है नए राज्यों की स्थापना की जाती है। और अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन जो है वह नहीं माना जाता। ठीक, तो ये रहा अनुच्छेदों की बात। अब आइए आते हैं, बात करेंगे कि जो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज के समय में जो देखने को आपको मिल रहा है, इन क्षेत्रों का गठन जो है वह कब हुआ और कैसे हुआ उसके विषय में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ या आज़ाद होने से पूर्व तो ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले तो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इन क्षेत्रों का गठन जो है वह कैसे हुआ इसके विषय में तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज़ादी के समय जो है भारत की जो है राजनीतिक स्थिति कैसे थी, क्योंकि जब हम सीक्वेंस से चलेंगे तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। अच्छा, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कि आज़ादी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। क्या हेडिंग होगी? हेडिंग होगी आज़ादी के समय, आज़ादी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। ठीक, आज़ादी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, इसके विषय में बात करेंगे। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत थे या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है 2 तरह के क्षेत्र जो है वो थे। एक थे ब्रिटिश प्रांत, ठीक, एक था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ठीक, एक था आपका ब्रिटिश प्रांत। अब बात करें, दूसरा था देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक। तो ये जो ब्रिटिश प्रांत था, इस ब्रिटिश प्रांत पे डायरेक्ट जो है वो ब्रिटेन का शासन था। और बात करिए देसी रियासतों की, तो यहाँ पे जो है शासन तो राजा महाराजा करते थे, लेकिन ये जो राजा महाराजा थे ये दरअसल ब्रिटेन के चमचे हुआ करते थे। मतलब ये कि जो भी ब्रिटेन करता था, ठीक, इनको जो है ये ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये उस नियम कानून को अपने यहाँ लागू न करें।
इनको जो है अपने यहाँ वो नियम कानून जो है वो लागू करना होता था जो ब्रिटेन कहता था, मतलब कि जो ब्रिटेन कहता था ये वही करते थे। तो यहाँ पर तो ब्रिटिश प्रांत में तो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देसी रियासतों में भी जो है शासन था। अब जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो है ये हुआ कि ये ब्रिटिश प्रांत जो है सीधा जो है वह गवर्नमेंट के पास थे ही पहले से ही, लेकिन इन जो देसी रियासतें थी इन रियासतों को ये कहा गया कि अगर आप भारत के साथ जुड़ना चाहें तो भारत के साथ जुड़ जाइए, और अगर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, और अगर आप अपना स्वतंत्र एक देश बनाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं एक अलग देश बना सकते हैं, ये कह दिया गया। अब देखिए उस समय देसी रियासतों की बात करें तो टोटल संख्या जो है वो 552 थी। कितनी थी? 552 थी। अब सोचिए अगर ये 552 रियासतें जो है एक देश बनाती तो हमें लगता है कि एक एक जो शहर होते वो एक एक देश होते, तो क्या स्थिति होती। ये तो भला कहिए कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने भारत का जो है एकीकरण किया, ठीक। तो ये जो देसी रियासतें थी जिनकी संख्या 552 थी, तो जब इनके समक्ष जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने ये ऑप्शन रखा था, तब क्या हुआ कि इनमें से जो है 552 में से जो है 549, कितनी 549 जो है ये अपना डिसाइड कर लिए और भारत के साथ आ गए। लेकिन तीन ऐसे जो है रियासतें ऐसी थी जो कि भारत के साथ आएंगी कि पाकिस्तान के साथ आएंगी कि अपना स्वतंत्र देश बनाएंगी, ये जो है स्पष्ट ही नहीं हो रहा था। इन तीनों रियासतों को भारत में मिलाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी, थोड़ी सी क्या कहेंगी अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ा कि किस तरीके से जो है इन रियासतों को भारत के साथ जो है वह मिलाया जाए। अब ये तीन रियासतें जो है वो कौन कौन सी थी? तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बात करेंगी इन तीनों रियासतों की। तो एक तो जो हमारे सर का ताज है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हाँ एक मिनट, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। जो दूसरा है वो है जूनागढ़, जूनागढ़, और जो तीसरा है वो है हैदराबाद, ठीक। ये तीन रियासतें थीं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो उस समय जो है राजा थे हरि सिंह, और हरि सिंह ने विलय पत्र के माध्यम से जो है भारत में जो है जम्मू कश्मीर को मिलाया। किसके माध्यम से मिलाया? विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र के माध्यम से। बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर में घुस गए तो बाकी के 28 राज्यों के विषय में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में कैसे बात करेंगे। किसी दिन अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो जम्मू कश्मीर के विषय में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अब फिर जो है बताएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो जम्मू कश्मीर के लिए, जूनागढ़ के लिए और हैदराबाद के लिए अलग से जो है वीडियो बना दिया जाएगा। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। वहीं जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। अब जनमत संग्रह क्या होता है? तो इसमें क्या किया गया कि जनता को वोट डालने के लिए कह दिया गया कि आप भारत के साथ जाना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जनता जो है वो भारत के साथ जाना चाहती थी, ठीक है, मतलब भारत को बहुमत मिला, और ऐसे में फिर जो है जूनागढ़ को जो है भारत में मिला लिया गया। अब वहीं बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है मिलने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि हम एक अलग जो है वह देश बनाएंगे, लेकिन वहीं पे फिर क्या है कि सेंट्रल को जो है ऐसी सूचना मिलती है कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान से जाकर के मिल रहा है। तब जो है हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं हैदराबाद के लिए जो है सैन्य कार्यवाही शुरू करते हैं, मतलब सैनिकों को भेजते हैं कार्यवाही करने के लिए। और ये जो कार्यवाही किया गया इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन पोलो, ठीक। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है हैदराबाद को जो है भारत संघ में जो है बनाया गया।
तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है भारत संघ में मिलाया गया। ठीक, ये जो मैंने बात बताया, यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है वह प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसा बनता है कि हैदराबाद को किस तरह से भारतीय संघ में मिलाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो है सैन्य कार्यवाही किया गया था, और सैन्य कार्यवाही जो किया गया था उसका एक नाम था, और उसका नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। ठीक, और जूनागढ़ की बात करें तो जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो विलय पत्र के माध्यम से। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो है आप देखेंगे कि ये जो वर्तमान रूप आप देख रहे हैं भारत का, कुछ इस तरीके से भारत का मैप है ना, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहेंगे, माफ़ करिएगा आप लोग। हाँ, तो ये जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा नहीं बन पाया, ये जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, अब जो है ये भारत का मैप जो है वह बन करके तैयार हो गया। ये रहा भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति। लेकिन अभी भी क्या है कि राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ है, अब तो एक हो गया सब। अब आगे क्या स्थिति रही, तो आगे आप लोग देखेंगे राज्यों की पुनर्गठन के विषय में। ठीक, अब बात करें 1950 की, ये तो बात हो गया आज़ादी के समय की स्थिति की। ठीक, अब बात करें 1950 में जो है भारत की स्थिति जो है वह क्या थी, तो 1950 में भारतीय संघ। ठीक, 1950 में बात करें भारतीय संघ। ठीक, तो 1950 में भारतीय संघ में 4 जो है क्षेत्र जो है वह शामिल थे, या 4 प्रकार के थे। वो प्रकार कौन कौन से थे, क, ख, ग, घ। भारत के क्षेत्र को जो है इस तरह से क, ख, ग, घ इन 4 क्षेत्रों में जो है बांट दिया गया था। घ के अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया गया था जो मतलब अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, इसे जो है घ के अंतर्गत शामिल किया गया था। किसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है घ राज्य के अंतर्गत शामिल किए गए थे। वहीं बात करें ग राज्य के अंतर्गत की, ग राज्य के अंतर्गत जो है किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मुख्य आयुक्त शासन किया करते थे, ऐसे क्षेत्रों को जो है ग के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्या, जहाँ पे जो है मुख्य आयुक्त का शासन, जहां पर मुख्य आयुक्त का शासन था वो जो है ग के अंतर्गत शामिल थे। अब वहीं ख के अंतर्गत जो है शाही शासन, जहां पर जो है ब्रिटेन जो है वह सीधा शासन करती थी, उसे जो है ख के अंतर्गत जो है वह शामिल किया गया था। और वहीं क की बात करें तो जहां पर गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन। तो इस तरह से जो है भारत के क्षेत्रों को जो है 4 भागों में बांट दिया गया था। अब प्रश्न यह था कि भारत में जो है राज्यों का निर्माण करना है। अब राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, सबसे बड़ा प्रश्न यह था। तो जनता जो है बार बार डिमांड ये कर रही थी कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तेलुगु जो बोल रहे हैं उनके लिए अलग एक राज्य होना चाहिए, जो तमिल बोल रहे हैं उनके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, जो कन्नड़ बोल रहे हैं उनके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। इस तरह से जो है डिमांड होती है। हालांकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसकी आगे की जो पढ़ाई होगी वह नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी के लिए इतना जाने रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 28 राज्यों के विषय में कि इनका गठन जो है वह किस तरीके से हुआ। तो अभी के लिए बस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, गुड बाय, सी यू।